कि एक बेबी की ग्रोथ अच्छी चल रही है और एक के पास ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है तो एक बेबी का खतरा हो। दो एम्ब्रियो अलग अलग एम्ब्रियो से बेबी बन रहे हैं या फिर एक ही एम्ब्रियो दो मतलब डिवाइड हो गए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुलजार है और आज हम जानेंगे कि सिंगल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ट्विंस प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। एक कपल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं वो सारी बातें। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब कपल्स को पता चलता है कि ट्विंस है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो शॉक का रिएक्शन होता है, जैसे कि हम लोग का भी शॉक का रिएक्शन था। और सेकंड उसके बाद जो चीज़ होती है वो माइंड में ये चल रहा होता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी हमारे बेबी में, और हमारे बेबी एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है, कंजॉइंट ट्विंस तो नहीं है। ये सारी बातें एक कपल्स के माइंड में चल रही होती है, जैसे कि हम लोग के भी दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। इन्हीं सारी बातों में आज हम बताएंगे आपको मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी किस तरीके की थी और किस किस तरीके की प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी पे वीडियो बनाई है मैंने आज आप सबके लिए। तो चलते हैं। तो सबसे पहले जब ट्विंस प्रेगनेंसी रुकती है तो सबसे पहले डॉक्टर ये पता करते हैं कि ये प्रेगनेंसी ट्विंस किस तरीके की है, यानी कि दो एम्ब्रियो अलग अलग एम्ब्रियो से बेबी बन रहे हैं या फिर एक ही एम्ब्रियो दो मतलब डिवाइड हो गए हैं उसमें। तो वो चीज़ जानने के लिए उसको उनको सोनोग्राफी करना पड़ती है 12 वीक से पहले पहले। उससे ये जान सकते हैं कि किस तरीके की आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, यानी कि अगर आपके दो अलग अलग एम्ब्रियो से बेबीज बन रहे हैं तो जायगोटिक ट्विंस हैं, और अगर सिंगल एम्ब्रियो से वो डिवाइड हो गया है दो में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और जो ये डिफ्रेंशिएशन है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होती है एक डॉक्टर के लिए भी और एक हमारे लिए भी, कि हमारे बेबी किस तरीके से बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं लेडीज़ में, बहुत सारी वीडियोस वो देखती हैं कि हमारे बेबी किस तरीके के हैं, किस तरीके के बन रहे हैं। तो यदि मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं आपकी तो उसकी मॉनिटरिंग अलग तरीके से चलेगी, और अगर यदि डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो इनकी मॉनिटरिंग अलग तरीके से चलेगी। यदि अलग अलग एम्ब्रियो से हैं तो उसकी मॉनिटरिंग अलग चलेगी। सिंगल एम्ब्रियो से बन रहा है आपका बेबी तो उसकी मॉनिटरिंग अलग तरीके से चलेगी। यदि ये डिफ्रेंसिएशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो इसीलिए 12 वीक से पहले पहले डॉक्टर सोनोग्राफी बता रहे हैं आपको, तो वो ज़रूर कराना चाहिए आपको। और ये भी मैं बता दूं, सिंगल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ट्विन प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर जैसे कि अगर सिंगल प्रेगनेंसी है आपको तो आपको डॉक्टर 1 मंथ 2 मंथ में बुलाते हैं, लेकिन अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो 15 डेज में आपको विजिट करने के लिए डॉक्टर बुला सकते हैं। जैसे कि हम लोग को भी डॉक्टर हर 15 डेज के बाद उनको विजिट के लिए बुलाते थे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स किसी तरीके की तो नहीं है। जो 12 वीक्स में हमारा एंटी स्कैन होता है, जैसे मैंने उस पर भी आपको वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। जो 12 वीक में एंटी स्कैन होता है उसमें डॉक्टर सब कुछ पता कर लेते हैं बेबी का एम्ब्रियो कितने सेल से बना, मतलब एक एम्ब्रियो बना है, सिंगल एम्ब्रियो से बन रहा है बेबी, या फिर दो एम्ब्रियोज बन रहे हैं, सिंगल प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी, बेबी के ऑर्गन्स बन रहे हैं, ये सब जानकारी। और बेबी का जो प्लेसेंटा है वो सिंगल प्लेसेंटा है या दो प्लेसेंटा अलग अलग बेबी के हैं, तो ये सब जानकारी डॉक्टर मिल सकती है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, यानी कि पहली तिमाही, उसमें सिम्टम जो होते हैं सिंगल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ट्विंस प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, थकान होना, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है ट्विंस प्रेगनेंसी में। बट मेरी प्रेगनेंसी में मुझे ब्लीडिंग का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन थकान वगैरह बहुत ज़्यादा लगती थी मुझे, और कभी कभी इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होता था। तो ये सारे सिम्टम्स एक सिंगल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं आपको। यदि हम दूसरी तिमाही की बात करें, यानी कि 12 से 20 हफ्ते की, तो उसमें जो है इंटरनल सोनोग्राफी ज़रूर होती है, और उसमें डॉक्टर जो होते हैं वो ये पता करते हैं कि जो सर्विक्स है उसकी एसोसिएशन जो है वो कहाँ तक की है, यानी कि बेबी के जो वेट है जो बढ़ रहा है तो उसकी वजह से सर्विक्स का जो मुंह है वो खुल तो नहीं रहा है, यानी कि प्रीटर्म बर्थ होने का चांस तो नहीं है। जो इंटरनल सोनोग्राफी होती है डॉक्टर उससे ये देखते हैं कि जो सर्विक्स का मुंह है वो ओपन तो नहीं हो रहा है, यानी कि बच्चों के वेट की वजह से वो सर्विक्स का मुंह ओपन हो रहा होता है। तो कभी कभी डॉक्टर उसमें आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर आपको टाके भी लगा सकते हैं।
तो मेरे केस में डॉक्टर ने मुझे स्टिचेस के लिए बोल दिया था, बट मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस वजह से मैंने डॉक्टर से कहा मैम मैं बेड रेस्ट कर लूँगी। डॉक्टर ने कहा था या तो आपको टोटल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने मेरे प्रोजेस्टेरॉन की इंजेक्शन भी लगाए थे, लेकिन मैंने स्टिचेस के लिए मना कर दिया था। मैंने कहा था मैम मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो मैम ने भी खैर मेरी बात को माना। उन्होंने यही कहा कि आपको पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में टोटल बेड रेस्ट करना पड़ेगा और प्रोजेस्टेरॉन की इंजेक्शन लगेंगे। यही मेरे साथ हुआ। और प्लेसेंटा भी मेरा काफ़ी ज़्यादा नीचे था, इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी मेरी प्रेगनेंसी में। हम तीसरी तिमाही की बात करें तो उसमें शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का भी बढ़ता है, खून की कमी हो सकती है आपके अंदर, जैसे कि मैं अपनी अगर प्रेगनेंसी की बात करूं तो मेरा शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। ब्लड प्रेशर भी मेरा अप डाउन रहता था, काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था, लो तो काफ़ी कम रहता था लेकिन हाई ज़्यादा रहता था। लेकिन मुझे खून की कमी नहीं होती थी, क्योंकि मैंने अपने जो डाइट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिया था। अगर आपको डाइट के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं बनाऊँगी उस पे कि मैंने अपनी ट्विन्स प्रेगनेंसी पे कौन-कौन सी डाइट ली थी, किस तरीके से मैंने कब क्या खाया था, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। यदि आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर आपको 1 मंथ में विजिट के लिए बुलाएंगे, लेकिन अगर ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकता है आपके डॉक्टर आपको 15 मंथ में आपको बुलाएं विजिट के लिए, फ्रिक्वेंटली आपको बुलाएं और इंटरनल सोनोग्राफी करें, जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरनल सोनोग्राफी करते हैं, जिससे वो ये पता कर सकें कि आपके जो 2 बेबीज़ हैं कि दोनों बेबी की ग्रोथ जो है वो साथ में चल रही है, यानी कि दोनों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। यानी कि कभी-कभी प्रेगनेंसी में कुछ केस में ऐसा होता है कि एक बेबी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही होती है, एक बेबी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, तो उसमें यही चीज़ देखते हैं डॉक्टर। अगर आपके बेबी में 15 टू 20% अगर जैसे कि ग्रोथ में कमी है तो ठीक है, यदि अगर 25% से ज़्यादा है तो उसको हम डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स भी कहते हैं डॉक्टर्स। डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स का मतलब ये होता है जैसे कि आपके ट्विन्स बेबी हैं, 2 बेबी हैं, तो एक की ग्रोथ आगे चल रही है और एक की पीछे चल रही है। यदि अगर आपके डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स आते हैं तो उसमें आपके डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी काफ़ी फ्रिक्वेंटली करते हैं, ताकि उससे ये पता कर सके जो आपके जो बेबी सेकंड बेबी है जिस पे आपका ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। ये सब बातें करने के लिए डॉक्टर जल्दी जल्दी से सोनोग्राफी करते हैं। और कई बार डॉक्टर को जल्दी डिलीवरी करने का भी डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके एक बेबी की ग्रोथ अच्छी चल रही है और एक के पास ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है तो एक बेबी का खतरा हो सकता है। इस वजह से डॉक्टर जल्दी से डिलीवरी कर देते हैं। जो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है ट्विंस प्रेगनेंसी में वो होता है प्रीटर्म बर्थ, यानी कि समय से पहले डिलीवरी होना, यानी कि 37 वीक से पहले अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है उसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। जैसे कि मेरे केस में भी मुझे भी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी, क्योंकि मैं ट्विंस प्रेगनेंसी थी और प्लेसेंटा काफ़ी ज़्यादा नीचे था, सर्विक्स का मुंह ओपन हो रहा था, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लग रहे थे। मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई थी मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी में। सिंगल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ट्विंस प्रेगनेंसी 20% ज़्यादा हो जाती है, और उसमें जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बेबी जो होते हैं वो उनके अलग अलग पोजीशन होती है, किसी के पैर आगे को होते हैं कि आड़ा होता है, दोनों बेबीज की पोजीशन अलग होती है। इस वजह से डॉक्टर को खतरा ना हो एक लेडी को या उनके बेबीज को, इस वजह से डॉक्टर ज़्यादातर सिजेरियन करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में सिजेरियन ही हो, कभी कभी नॉर्मल भी हो जाते हैं बेबी ट्विंस, लेकिन मेरे जो हुए थे मेरे सिजेरियन ही हुआ था ट्विंस प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेरे दोनों ही बेबी की पोजीशन अलग-अलग थी, एक आड़ा था और एक का सर ऊपर था, पैर नीचे थे, तो मेरे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बिल्कुल भी नहीं थे। तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपके पोजीशन अगर ठीक हो गई तो नॉर्मल हो सकते हैं, बट वैसे आपका सिज़ेरियन ही होगा। तो खैर मेरे प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी तो मेरे सिज़ेरियन ही हो गया था। और मैं आपको एक बात और बता दूँ
28 से 34 हफ्ते के बीच में डॉक्टर स्टेरॉइड इंजेक्शन भी देते हैं, मुझे भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन इसलिए होता है कि अगर आपकी ट्विन्स प्रेगनेंसी है और आपके प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, तो उसमें जो बेबी के लंग्स होते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये इंजेक्शन होता है, ताकि आपके बेबी जब डिलीवरी हो उनकी, तो उनको सांस लेने में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। अगर टाइम से पहले ही आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें भी आपको वो इंजेक्शन अगर आपको लग चुका है स्टेरॉइड इंजेक्शन, तो उसमें आपके बेबी को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपको अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी में डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, ताकि आपके अंदर खून की कमी ना हो। अगर आपका सिजेरियन भी हो रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे आपके अंदर खून की कमी होती है, तो खून मंगवा के फिर चढ़ाया जाता है, उसके बाद सिजेरियन होता है। बट मेरे केस में ऐसा अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने अपनी डाइट बहुत अच्छे से ली थी और मुझे खून की कमी नहीं हुई थी। इस वजह से मेरा सिजेरियन अच्छे से हो गया था। और मैं अगर डिलीवरी के बाद की बात करूँ, तो डिलीवरी के बाद जो यूट्रस होता है, वो अपनी जगह पे सिंगल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ट्विन्स प्रेगनेंसी में थोड़ा टाइम लेता है अपनी जगह पे आने के लिए। तो ट्विन्स प्रेगनेंसी में जो मुख्य समस्या जो होती है, वो एक ट्विन्स प्रेगनेंसी को बेबी को संभालना। जब डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद बेबी को सँभालना। जो पेरेंट्स होते हैं, उनको फैमिली का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, वो अकेले 2 बच्चों को नहीं पाल सकते। एक माँ अपने बच्चों को 2 बच्चों को नहीं पाल सकती, उसमें हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फैमिली और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, सब बहुत अच्छे हैं, सब ने मेरे साथ। अब माशाल्लाह से मेरे बच्चे 2.5 साल के हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्विन्स प्रेगनेंसी की जर्नी में भी और ट्विन्स प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद भी। मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, इसी वजह से मैंने ये जर्नी बहुत ईज़ी से निकल गई मेरी जर्नी, और माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी अब आराम से बड़े हो गए हैं। ट्विन्स प्रेगनेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपकी ट्विन्स प्रेगनेंसी में, इस बारे में मैंने आज बात करी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस करा है, तो आप उसको भी कर लें। तो चलती हूँ। बाय बाय।